तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक तमिल थ्रिलर मूवी जो कि इस साल की वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉकबस्टर थ्रिलर मूवी हो गई है। इसका नाम है महाराजा, जो कि फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आप जाकर जरूर देखना, मूवी काफी बढ़िया है। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.7 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी ज्यादा होती है। कहानी की शुरुआत चेन्नई से होती है, जहां पर हम महाराजा नाम के एक व्यक्ति को देख पाते हैं जो कि रमकी सैलून के अंदर काम कर रहा होता है। महाराजा एक छोटे शहर का मिडिल क्लास व्यक्ति है जिसके परिवार में उसकी बच्ची ज्योति है, जिसे वो जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अब इसी के साथ कहानी 2009 के एक फ्लैशबैक में जाती है, जिसके अंदर महाराजा अपनी बेटी के लिए टॉयज खरीद रहा था। उसकी पत्नी और बेटी उस टॉय शॉप के सामने वाले घर में ही बैठे हुए थे, जहाँ से वो अपनी पत्नी से उसकी पसंद का टॉय दूर से ही पूछ कर उसे खरीद रहा था कि इतने में ही एक लॉरी रोड से डिसबैलेंस होकर उसके घर के अंदर घुस जाती है। और जब सीन 2023 में आता है, जहाँ पर महाराजा अपनी बेटी के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता रहा था, उसकी पत्नी असल में उस लॉरी वाले हादसे के अंदर खत्म हो गई थी। इसलिए अब परिवार के अंदर बस महाराजा और उसकी बेटी ज्योति ही बचे हुए थे। अब महाराजा के घर के अंदर एक लक्ष्मी नाम का डस्टबिन भी होता है, जिसे वो लोग बिल्कुल एक इंसान के जैसा रखते हैं। यहाँ तक कि उसे मंदिर में रखकर उसकी पूजा करी जाती है। अब ये बात काफी ज्यादा अजीब होती है, क्योंकि जिस चीज के अंदर कचरा फेंका जाता है उसकी पूजा करना बहुत ही अजीब बात थी। खैर, महाराजा की बेटी ज्योति 10th स्टैंडर्ड में होती है, मगर जिस क्लास में बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, उस वक्त ज्योति का मन स्पोर्ट्स में लगा हुआ था। उसी वजह से सभी टीचर उसकी कंप्लेन किया करते थे और स्कूल के अंदर उसे काफी ज्यादा पनिशमेंट भी मिला करती थी। मगर उन सभी के बीच उसकी एक स्पोर्ट्स टीचर होती है जिनका नाम आसिफा होता है, जो कि हमेशा ज्योति को सपोर्ट किया करती थी। अब एक दिन होता यह है कि ज्योति की बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट होने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने ज्योति और महाराजा को अपने चेम्बर में बुलाया था, जिसके चलते प्रिंसिपल ज्योति को डांटने लगते हैं। लेकिन आसिफा ज्योति को बचाने के लिए एक और बच्चे को प्रिंसिपल के सामने पेश कर देती है, जिसके चलते प्रिंसिपल ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा और फिर वो ज्योति को वापस से डांटने लगे। अब महाराजा ने ज्योति को बहुत ही ज्यादा प्यार से पाला पोसा था, इसलिए वो ये सब सहन नहीं कर पाया। उसने प्रिंसिपल को ज्योति से माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। अब प्रिंसिपल को ये लगने लगता है कि महाराजा बिना माफी सुने जाएगा नहीं, तो उसे मजबूर होकर ज्योति से माफी मांगनी पड़ती है। अब महाराजा का अधिकतर समय ज्योति के साथ ही गुजरता था। अब एक दिन ज्योति ने महाराजा को ये बताया कि उसे स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए स्कूल की तरफ से बाहर जाना पड़ेगा। खैर, अगली सुबह वो बस से बाकी बच्चों के साथ चली भी जाती है। ज्योति के जाने से महाराजा एकदम अकेला हो जाता है। ज्योति के ना होने से उसका घर बिखर गया था और वो पागलों जैसा होने लगा था। एक दिन जब महाराजा सो रहा था तो उसके घर पर एक सांप आता है। वो महाराजा के ऊपर से भी निकल जाता है, लेकिन महाराजा इतना खोया हुआ था कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब अगले सीन में हम देखते हैं एक अमीर व्यक्ति को, जिसने अपनी कार गैराज के अंदर ठीक करवाने के लिए दी हुई थी। तभी उसको याद आया कि उसकी कार के अंदर उसका एक चश्मा रह गया है। वो गैरेज के अंदर पूछताछ करने आता है, लेकिन वहाँ पर किसी को भी उस चश्मे के बारे में नहीं पता था। और ये सुनकर वो गुस्सा होकर उन सभी को पीटने लगता है। खैर, तभी वहाँ पर धना नाम का एक व्यक्ति आता है, जिसने उस आदमी की कार उसके घर पर डिलीवर की थी। तभी गैराज का मालिक जो होता है वो धना से उस चश्मे के बारे में पूछता है, लेकिन उससे पहले कि धना कुछ भी बोल पाता, वो अमीर शख्स उसे पीटने लगता है और उसे शाम तक चश्मा वापस दे जाने के लिए बोलता है। आगे हमको दिखाया जाता है कि वो अमीर शख्स शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि तभी वहां पर धना आ जाता है और उसके हाथ में उसी आदमी का चश्मा था, जिसे वो वहीं पर तोड़ देता है। ये सब देखकर वो अमीर आदमी फिर से धना को पीटने लगता है, मगर इस बार धना के मन में उसकी तरफ काफी गुस्सा था और वो और उसके सभी दोस्तों को बहुत पीटने लगता है और वहां से चला जाता है। यानी कि यहाँ पर धना कोई आम व्यक्ति नहीं लग रहा था। मेरा मतलब गैराज के अंदर काम करने वाले व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो किसी अमीर आदमी पर ऐसे ही हाथ छोड़ दे। फिर अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें महाराजा को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन आया हुआ था। हमको पता चलता है कि महाराजा को काफी चोट लगी हुई थी, जैसे उसे किसी ने पीटा हो। तभी वहाँ का इंस्पेक्टर नल्ला शिवम उससे वहाँ पर आने का रीजन पूछता है, जिस पर महाराजा ये कहता है कि उसकी लक्ष्मी चोरी हो गई है। जिस पर वो पुलिस वाला रिपोर्ट बनाता है और उसे पूछता है कि लक्ष्मी उसकी थी कौन, जिस पर महाराजा बताता है कि वो असल में उसका डस्टबिन है। ये सुनकर नल्ला शिवम का तो दिमाग हिल जाता है। वो उसका मजाक बनाने लगता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर महाराजा सीरियस था और वो ये बोलता है कि जब तक उसे लक्ष्मी नहीं मिल जाती वो वहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब इंस्पेक्टर को इस बात पर गुस्सा आ गया था और वो महाराजा को पीटने लगता है और उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर महाराजा वहाँ से टस से मस नहीं होता।
और इसी बीच होता ये है कि स्टेशन के अंदर तोड़फोड़ भी हो जाती है। अब आगे हम वरदराजन नाम के एक पुलिस वाले को देख पाते हैं जो कि एक केस को सॉल्व कर रहा था। असल में एक चोर जो कि खुद पुलिस वालों से मिला हुआ होता है, वो एक आरडी ऑफिसर के घर पर चोरी करता है, जिसे वरदराजन खुद ही पकड़ कर लाता है, मगर असली की जगह नकली गहने उस आरडी ऑफिसर को दे देता है और खुद असली गहने रख लेता है। वो पुलिस स्टेशन जहाँ पर महाराजा आया हुआ था वो वरदराजन के ही अंडर में था। जब वरदराजन वहाँ की हालत देखता है तो वहाँ महाराजा से उसकी कंप्लेंट के बारे में पूछता है, जिस पर महाराजा बताता है कि जब वो काम से वापस घर आया था तब 3 चोर पहले से उसके घर पर थे जिन्होंने उस पर हमला किया और लक्ष्मी को ले गए। अब वरदराजन भी महाराजा से पूछता है कि लक्ष्मी है कौन, जिस पर वो बताता है कि वो उसका डस्टबिन है जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। अब वरदराजन उसे नया डस्टबिन खरीदने के पैसे भी देता है, लेकिन महाराजा को वही सेम डस्टबिन चाहिए था। अब वरदराजन गुस्सा होकर उसे स्टेशन से बाहर फेंक देता है, पर महाराजा फिर भी नहीं जाता। तभी वरदराजन को ये लगता है कि जो आदमी इस डस्टबिन के लिए इतना कुछ कर सकता है उसके अंदर जरूर कोई खास बात होगी, और इसी के चलते वो महाराजा के केस को फाइल कर लेता है। अब वरदराजन अपनी टीम के साथ महाराजा के घर जाता है और इंक्वायरी करने लगता है, जिसके बाद हम सेल्वन नाम के एक चोर से मिलते हैं जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर चोरियां किया करता था। वो लोग उन्हीं के घरों में चोरी किया करते थे जहाँ पर कोई मर्द ना हो, और चोरी करने के बाद वो हमेशा औरतों के साथ में गलत काम करते थे। खैर आगे हम देखते हैं कि सेल्वम एक शादीशुदा व्यक्ति है जिसके परिवार में एक बीवी और एक छोटी बच्ची थी, और ये जो सीन है ना वो 2009 का है, यानी कि जहाँ पर हमें सेल्वम के बारे में बताया जा रहा है, और ये सेम वही टाइम होता है जिस वक्त महाराजा की बीवी भी खत्म हो गई थी। अब सेल्वम की बच्ची का नाम अम्मू होता है, जिसकी पीठ पर चोट का घाव भी था जो कि काफी गहरा था। अब सेल्वम दिन में वायरिंग का काम करता है और रात में चोरी का, और इस बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं था, उसके घर वाले इसके बारे में नहीं जानते थे। खैर अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर हम सेल्वम के घर के अंदर लक्ष्मी को देख पाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि उस रात महाराजा के घर पर सेल्वम भी था। दूसरी तरफ सभी पुलिस वाले लक्ष्मी को ढूंढ रहे होते हैं, मगर अभी तक उसकी कोई भी खोज खबर नहीं थी। महाराजा पुलिस स्टेशन में काम करने लगता है क्योंकि उसने वरदराजन को लक्ष्मी को ढूंढने के लिए 5 लाख की घूस देने का वादा किया था, जिसमें से उसने उसे खाली 50,000 अभी दे दिए थे। अब अगले सीन में हम नोटिस करते हैं कि महाराजा वरदराजन से मिलने के लिए बैठा हुआ था कि तभी धना की कंपनी का एक कार मैकेनिक वहां पर आता है। महाराजा के पूछने पर वो बताता है कि उसकी कंपनी में काम करने वाला धना काफी दिनों से गायब है, और वो महाराजा को उसकी फोटो भी दिखाता है। फोटो देखते ही हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहां पर हम नोटिस करते हैं उसी अमीर आदमी को जिसे धना ने मारा था। अब महाराजा जब अपने घर में उन चोरों से लड़ रहा होता है तभी एक चोर के पास से उसे एक कार की पर्ची मिलती है, जिसके मालिक का पता लगाते हुए महाराजा उस अमीर आदमी के पास जाता है, और हम देखते हैं कि धना के वहां से आने के कुछ ही समय पहले महाराजा वहां पर आया था। और जब वो धना को वहां पर मारपीट करता देखता है तो महाराजा को उस पर शक होता है और वो धना का पीछा करने लगता है। ये देखकर धना अपने कुछ साथियों को बुला लेता है और वो सभी मिलकर महाराजा को मारने लगते हैं। बातों ही बातों में धना महाराजा को पहचान लेता है और उसे बताता है कि वो उसके घर में भी चोरी कर चुका है। ये सुनते ही महाराजा उन सभी को बहुत ही बुरी तरह मारता है और धना की बैग पर कुछ देखने लगता है। इसके बाद धना उसे बताता है कि उस दिन उनके साथ एक पुलिस वाला भी था जो कि उस चोरी में शामिल था, इसलिए महाराजा कुछ नहीं कर पाएगा। जिस पर महाराजा गुस्से में आकर उसका गला ही काट देता है। और क्योंकि धना ने ये बोला था कि उस चोरी में एक पुलिस वाला भी शामिल था, इसलिए महाराजा पुलिस स्टेशन आया हुआ था। उसका असली मकसद तो उस पुलिस वाले को ढूंढना था जो कि उस रात उसके घर पर था। अब हम देखते हैं कि सब तरफ ढूंढ लेने के बावजूद भी जब पुलिस वालों को लक्ष्मी नहीं मिलती तो वो एक नकली लक्ष्मी बनवाने के लिए जाते हैं। अब तभी सीन 2009 की तरफ आता है जहां पर हम सेल्वम को देखते हैं जो कि अपने साथी सबरी के साथ में चोरियां किया करता था, और अब उसकी बेटी का आज बर्थडे होता है, इसलिए वो अच्छा दिखने के लिए महाराजा की ही सैलून के अंदर जाता है, जहाँ पर वो अपनी बीवी को बताता है कि उनकी बेटी को वो सोने की चैन गिफ्ट करेगा। लेकिन होता यह है कि शेविंग कराते समय ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है, तो महाराजा बैटरी को लेने के लिए बगल वाली दुकान पर जाता है। लेकिन इतने में ही सेल्वम का दोस्त सबरी उसे कॉल करके बताता है कि यहाँ पर उनकी चोरियों के बारे में अखबार में छप चुका है और वो एक्सपोज हो चुके हैं। सेल्वम उसे बात करके फोन रख देता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे महाराजा खड़ा हुआ था। अब सेल्वम को ये लगने लगता है कि महाराजा ने उसकी सारी बातें सुन ली है, लेकिन महाराजा कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि उसने ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। इसके बाद सेल्वम जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। इधर महाराजा नोटिस करता है कि सेल्वम की जो सोने की चैन थी वो वहीं पर रह गई थी, जिसको देने के लिए महाराजा उसके घर जाता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस वालों को सारी चीज पता चल गई थी कि सेल्वम चोरी करता है। अखबार के अंदर चोरी की भी खबर आ गई थी, तो सबरी को तो शूट करके खत्म कर दिया जाता है और सेल्वम को अरेस्ट कर लिया जाता है।
अब सेल्वम को ये लगता है कि शायद से महाराजा ने उसकी बातें सुनी थी और वही पुलिस को लेकर वहां पर आया, और इसलिए वो मन ही मन में महाराजा से बदला लेने का ठान लेता है। लेकिन यहाँ पर महाराजा तो खाली उसकी चेन लौटाने आया था। खैर, मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं कि नकली लक्ष्मी यानी कि डस्टबिन बन चुका होता है। मगर यहाँ पर चोर कौन बनेगा, जिस पर वरदराजन ये सोचता है कि हमेशा की ही तरह किसी पुलिस के ही आदमी को चोर की तरह पकड़ लिया जाएगा और बाद में उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये वो पहले भी कई बार कर चुके थे। इसलिए यहाँ पर नल्ला शिवम को ही चोर बना दिया जाता है। अब वरदराजन महाराजा को कॉल करता है और उसे एक बार फिर से पुलिस स्टेशन आकर अपनी कहानी बताने के लिए बोलता है। अगली सुबह महाराजा पुलिस स्टेशन आता है और फिर से कहानी सुनाने लगता है। यहाँ पर कहानी का एक बड़ा राज सामने आता है। महाराजा बोलता है कि वो रात 10 बजे अपने घर पर आया था, पर असल में वो घर पर था ही नहीं, बल्कि ज्योति घर पर आई थी, जहाँ पर वो चोर पहले से ही छुपे हुए थे, जो कि 3 लोग थे, जिसमें से एक वो पुलिस वाला भी था, जो कि अभी महाराजा के लिए लक्ष्मी को ढूंढ रहा होता है, यानी कि नल्ला शिवम। जी हाँ, और दूसरा था सेल्वम, जो कि जेल से छूटकर महाराजा से अपना बदला लेने आया था। और यहाँ से हमको पता चलता है कि अभी तक जो भी सेल्वम के बारे में बताया गया था वो सारी चीजें पास में हुई थी, यानी 2009 में, और प्रेजेंट में वो खाली अपना बदला लेने आया था। अब ज्योति इन सारी बातों से अनजान अपने घर पर कपड़े बदल रही थी, जहाँ पर ये तीनों उसको देखते हैं और फिर वो उसके साथ गलत काम करते हैं और महाराजा के आने से पहले भाग जाते हैं। ज्योति की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। इधर वरदराजन जब उस पुलिस वाले को ये कहानी बताता है, यानी कि नल्ला शिवम को, तो वो डर जाता है और सेल्वम को तुरंत ही कॉल कर देता है। अभी तक नल्ला शिवम को ये लग रहा था कि महाराजा को कुछ नहीं पता, मगर उसे डर था कि कहीं लक्ष्मी को ढूंढते हुए वो ना पकड़ा जाए। अब इधर सीन फिर से पास में जाता है, जहाँ पर उसी रात जब महाराजा अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट शूज लेकर घर आ रहा था, तो घर आकर वो अपनी बेटी को इतनी बुरी हालत में देखकर शॉक रह जाता है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है। ज्योति की हालत काफी खराब होती है, जिसे देखकर महाराजा काफी ज्यादा दुखी हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। ज्योति अपने पिता से ये कहती है कि उसके साथ ये सब करने वालों को वो ढूंढ कर लेकर आए, और उसी के बाद से महाराजा इन तीनों चोरों को ढूंढने लगता है। खैर, अब कहानी में प्रेजेंट में आगे दिखाया जाता है कि वरदराजन और उसकी टीम उस रात के सीन को रिक्रिएट करने के लिए महाराजा के घर जाती है, जहाँ पर वो ये सब कर रहे होते हैं कि तभी महाराजा एक बहाने से सभी पुलिस वालों को गले लगाता है और तभी उसे नल्ला शिवम मिल जाता है, जिसके बैग पर चोट का निशान था। और महाराजा समझ जाता है कि वही आदमी है जो उस रात उसके घर पर आया था, ज्योति के साथ गलत किया था। अब इससे पहले कि महाराजा कुछ कहता, वरदराजन बोलता है कि वो उसको नहीं छोड़ेंगे, जिस पर महाराजा को कुछ भी समझ में नहीं आता। असल में यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि जब धना की मौत हुई थी, तो उसके बाद यहाँ पर एक बात वरदराजन को पता चल गई थी कि केस में हो क्या रहा था। उसने पूरी चीज यहाँ पर सर्च की। वो डॉक्टर के पास गया था, जहाँ पर उसे पता चला कि महाराजा की बेटी ज्योति के साथ में गलत काम किया गया था, और वो पहले से ही जानते थे कि महाराजा सब कुछ जानता है। इनफैक्ट वो तो डायरेक्टली महाराजा के साथ मिलकर उसकी ही हेल्प कर रहे थे, ताकि यहाँ पर वो उस पुलिस वाले को पकड़ पाए जो कि ये गलत काम करता है। और अभी तक ये सब खाली लक्ष्मी को ढूंढने का नाटक कर रहे थे, ताकि नल्ला शिवम को शक न हो। इसके बाद वरदराजन महाराजा को नल्ला शिवम को मार देने के लिए कहता है और एक वेपन भी देता है, और बाकी सभी लोग उस पुलिस वाले को यानी कि नल्ला शिवम को महाराजा के साथ घर में बंद कर देते हैं, जिस पर महाराजा उसे वही ऑन द स्पॉट मार डालता है। और वरदराजन का ऐसा मानना था कि ऐसे लोगों के लिए कोई भी सजा कम पड़ेगी और वो माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है और महाराजा को पता चल गया था कि नल्ला शिवम और धना के साथ में जो तीसरा व्यक्ति था वो फिलहाल एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करता है और वहाँ छुपा हुआ है। जिसके बाद वो वहाँ पर जाता है और सेल्वम को देखते ही उसे फ्लैशबैक के सीन याद आते हैं, जब सेल्वम को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। ये देखकर महाराजा उसे बहुत मारता है। उसे काफी पीटने के बाद सेल्वम उससे ये कहता है कि मैं तो कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा, मगर तुम्हारी बेटी इस हादसे से कभी भी उभर नहीं पाएगी। और तभी हम नोटिस करते हैं कि टीचर आसिफा ज्योति को लेकर वहीं पर आती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के सबसे भयानक असली पत्ते। तभी ज्योति सेल्वम को एक चेन देती है और बोलती है कि ये चेन वो रख ले, और वो वहाँ से चली जाती है। ज्योति को लगा था कि वो लोग उस दिन घर में चोरी करने आए थे। चेन देखकर सेल्वम बिल्कुल चौंक जाता है। असल में ये वही चेन होती है जो कि सेल्वम ने 2009 में अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर देने का सोचा था। और यहाँ पर एक बार फिर से 2009 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि सेल्वम के अरेस्ट होने के बाद उसकी पत्नी ये बोलती है कि वो उसकी बेटी ज्योति से दूर रहे, क्योंकि उनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वो इतने गलत काम कर रहा है और लड़कियों के साथ भी गलत करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब सुनकर देखकर सेल्वम को गलतफहमी हो गई थी कि महाराजा ने उसे पकड़वा दिया, जबकि उसके बारे में ऑलरेडी पुलिस को पता चल चुका था। तो सेल्वम ने अपने मन में महाराजा के अगेंस्ट एक गुस्सा पाल रखा था, और
और जैसे ही वो जेल से बाहर आया तो उसने ये गलत काम कर दिया। लेकिन शॉकिंग चीज़ ये होती है कि जब महाराजा वहाँ पर आया था तो वो अपने परिवार को लेकर सेल्वम के घर गया था। ये वही घर था जो कि हमने शुरुआत में देखा था। महाराजा सेल्वम की पत्नी को वो चेन देता है जो कि सेल्वम उसके सैलून के अंदर ही भूल गया था, मगर सेल्वम की पत्नी उसे लेने से मना कर देती है कि ये भी चोरी की होगी। तभी महाराजा सेल्वम की बेटी के लिए टॉय लेने जाता है, जिसके बाद उनके घर में वो लॉरी घुस गई थी। अब इस हादसे के अंदर महाराजा की बीवी, उसकी खुद की बेटी और सेल्वम की बीवी सभी मारे जाते हैं, लेकिन सिर्फ सेल्वम की बेटी बच गई थी क्योंकि उसके ऊपर डस्टबिन यानी कि लक्ष्मी गिर गई थी, जिससे कि सेल्वम की बेटी बच गई थी। और इसलिए ही ये लोग लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा अच्छे से रखते थे, इसलिए उसकी पूजा किया करते थे। उनके लिए वो भगवान से कम नहीं थी। आई होप आपको लक्ष्मी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि असल में महाराजा की वो बेटी जिसे महाराजा इतने समय से पाल पोस कर बड़ा कर रहा था, वो महाराजा की नहीं बल्कि सेल्वम की बेटी होती है। जी हाँ, तभी ज्योति की बैग पर सेल्वम को एक निशान दिखता है, जिसे देखकर सेल्वम को याद आता है कि उसकी बेटी पर भी ठीक ऐसे ही निशान था, यानी कि ये लड़की ज्योति नहीं बल्कि ये अम्मू होती है। यहाँ सेल्वम ने बदले की आग में अपनी ही बेटी के साथ गलत किया था, इनफैक्ट उसके साथियों ने भी किया था। अब सेल्वम अपने किए हुए पर बहुत ही शर्मिंदा होता है और महाराजा से माफी मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। अब महाराजा, ज्योति और आसिफा वहाँ से निकल जाते हैं और सेल्वम अपनी गलती के लिए खुद को माफ नहीं कर पाता और वही ऑन द स्पॉट बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी महाराजा ग्रेट किंग फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमिल ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर मूवी अच्छी लगी होगी। ये जो मूवी है वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री की 2024 की सेकेंड हाईएस्ट फिल्म बन चुकी है, यानी कि इसने काफ़ी बढ़िया पैसे कमाए। 20 करोड़ में ये मूवी बनी थी, इसने अभी तक 110 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। मूवी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा दिल को टच करती है। एक्शन सीन्स, एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बता देना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।